Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Flyers. Okay, so now let's start the topic. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कुछ आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिए थे. हमारे सेल्स पर हमारा लास्ट टॉपिक ख़त्म हुआ था. देन आफ्टर आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा इसी के बाद का. देन है हमारा सेल्स रिटर्न. ओके, देखते हैं सेल्स रिटर्न क्या होता है. व्हेन गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर एनी रीजन इट इज़ कॉल्ड सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवार्ड. तो देखिए, जैसे आपने किसी को माल बेचा. ओके, जब आपने माल बेचा तो कस्टमर ने क्या करा, किसी रीज़न से वो गुड्स आपको वापस रिटर्न कर दिया. हो सकता है वो गुड्स डिफेक्ट निकल गया हो. ठीक है, तो इस रीज़न से आपको वो गुड्स जब वापस रिटर्न हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, सेल्स रिटर्न. दैट मीन्स अगर हम इसको हिंदी में कहें तो बेचा हुआ माल वापस आना, वापस लौटाना क्या कहलाता है, सेल्स रिटर्न कहलाता है. क्लियर. देन आफ्टर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. Revenue means the income generated from the sale of goods in case of a non-financial enterprise and the earnings from interest, dividend and commission. In case of a financial enterprise, in other words, it is revenue earned by an enterprise from its operating activities. That means यहाँ हम ये कहेंगे कि एक बिजनेस में जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो रही है उनसे जो भी इनकम अर्न हो रही है वो इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू. ओके, चाहे वो गुड्स बेचने पर हो रही हो या बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा हो, डिविडेंड आ रहा हो या फिर कमीशन मिल रहा हो. दैट मीन्स अगर किसी भी तरीके से एक एंटरप्राइज में, एक बिजनेस में अगर इनकम हो रही है तो वो क्या कहलाता है, आपका रेवेन्यू कहलाता है. क्लियर. नेक्स्ट है आपका गुड्स. These are the physical items of trade that are purchased to be sold and includes all the items making up the sales or purchases of a business. तो देखिए, यह एक फिजिकल आइटम होता है. ठीक है, ट्रेड का यानी कि व्यापार करने का एक फिजिकल आइटम जिसे आप क्या करते हैं, परचेज टू बी सोल्ड, परचेज करते हैं बेचने के लिए. किसके लिए, बेचने के लिए. एंड इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स मेकिंग अप द सेल्स ऑफ परचेज ऑफ अ बिजनेस. और आप क्या करते हैं, या इसमें क्या इंक्लूड करते हैं आप, या तो आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं. तो अगर आप चाहे सेल करते हो, परचेज करते हो तो वो क्या कहलाता है, आपका गुड्स कहलाता है. इन अदर वर्ड्स इट इज एक्चुअली स्टॉक इन ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइज परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद द पर्पज ऑफ सेलिंग. चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिर मैन्युफैक्चर्ड हो, बट पर्पज़ क्या होना चाहिए, सेलिंग होना चाहिए. तो वो क्या है, गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और मेरे बिजनेस में कुछ फर्नीचर लगा हुआ है. ठीक है, मैंने एक ऑफिस बना रखा है, ऑफिस में फर्नीचर लगा हुआ है, सोफ़ा है, अलमीरा है. अब वो बेचने के लिए तो नहीं है तो आप उसको गुड्स नहीं कह सकते. मेरा जिस चीज़ का बिजनेस है, अगर मैं क्लोथ का बिजनेस कर रही हूँ तो वो क्लोथ क्या है, सेल करूँगी, मैन्युफैक्चर करके उनको क्या करूँगी, सेल करूँगी. तो वो किस में काउंट होगा, आपका गुड्स में काउंट होगा. तो आप उनको क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे. दैट मीन्स ऐसी एंटरप्राइज का ऐसा स्टॉक जो कि आप मार्केट में सेल करने के पर्पज से उसको आप खरीदते हैं तो वो क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है. नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक या इन्वेंट्री. द गुड्स अनसोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक, वेयर एज द गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक. देखिए, स्टॉक वो होता है जो आपके गोडाउन में रहता है, जो आपने सेल करने के लिए, जो आपने गोडाउन में या अपनी शॉप पर जो सारा ट्रेड सारे जो आपने फिजिकल आइटम्स रख रखे हैं वो क्या कहलाता है, आपका स्टॉक कहलाता है. अब ये स्टॉक कैसा होता है, जैसे सपोज आपने 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक पूरा गुड सोल्ड कर लिया, उसके बाद कुछ स्टॉक आपका रिमेनिंग रह गया तो वो क्या कहलाता है, आपका क्लोजिंग स्टॉक. फिर आप क्या करते हैं, उस स्टॉक को नया जो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसमें आप उसको बेचने की कोशिश करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका ओपनिंग स्टॉक. ओके, तो स्टॉक समझ में आ गया कि आपके गोडाउन में या बेचने के लिए जो माल रखा हुआ है उसको आप क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं. और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है, जो अनसोल्ड जो गुड्स होता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है. और जब आप उसको स्टार्टिंग में बेचते हैं तो वो क्या बन जाता है, फिर ओपनिंग स्टॉक. देन आफ्टर है डेटर्स. includes a person who receives a benefit without paying money immediately but liable to pay in future within a particular period of time. He owes an amount of business against credit sale of goods या services rendered. देखिए, डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स का हिंदी मीनिंग हम कहते हैं देनदार.
मतलब जिनसे हमें पैसा लेना है। जैसे मैंने सपोज किसी मिस्टर एक्स को कोई गुड्स बेचा, ठीक है, और उसने मुझे अभी तक एक पेमेंट नहीं किया है, उसने बोला कि मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। दैट मीन्स वो मेरे लिए क्या है, डेटर है। दैट मीन्स वो मेरी असेट्स है। क्यों? क्योंकि मुझे ये होप है, ये उम्मीद है कि इन फ्यूचर यानी कि 3 महीने बाद वो मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट तो रिटर्न करेगा, तो वो मेरे लिए क्या होगा, डेटर होगा। ओके, और ये कब होता है, जब आप गुड्स किस में सेल करते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं। क्लियर? देन आफ्टर है आपका बिल्स रिसीवेबल। इट इज द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट फ्रॉम हिम बाय द बिजनेस। अब देखिए, जैसे मैंने डेटर्स, मेरा क्या है, असेट्स है। अब वो डेटर्स ने क्या किया, एक बिल लिखा कि मैं आपको 3 महीने बाद इतनी तारीख को पेमेंट कर दूंगा। अब जब वो मुझे 3 महीने बाद इतनी तारीख को पेमेंट करेगा, तो मैंने क्या किया, वो बिल एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला मैं आपको 1 तारीख को, जैसे आज अगर मैंने उसको माल बेचा है 27 सितंबर को, तो उसने बोला मैं 1 दिसंबर को आपका पेमेंट कर दूंगा। तो मैंने क्या किया कि ठीक है, आप एक पेपर पर लिखिए कि आप 1 दिसंबर को मुझे पूरा पेमेंट कर दीजिए। उसने पेपर पे लिखा और मैंने उसको क्या करा, उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। तो वो BRB मेरे लिए क्या है, एक असेट्स है। जब तक मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हो जाता, वो BR मेरे लिए क्या होगा, असेट्स होगा। तो वो क्या कहलाता है, बिल्स रिसीवेबल। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन हु गिव्स अ बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी इमीडिएटली but to claim it in future. It is to whom our business owns an amount against credit purchase of goods या services. जब आप किसी से उधार में माल खरीदते हैं, तो आपका क्या दायित्व है कि उसको आपको इन फ्यूचर पैसा देना है। तो आप क्या होंगे, क्रेडिटर्स। तो आपकी लाइबिलिटी बनती है, तो आप क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स। क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स। जब आपने किसी को उधार में माल बेचा है, तब तो कस्टमर आपके लिए क्या है, डेटर से। बट अगर आपने किसी से उधार में माल परचेज किया है, तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आपको इन फ्यूचर पेमेंट करना है, तो आप क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को कहाँ लिखा जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। क्लियर? फिर है बिल्स पेबल, इसी का जस्ट ऑपोजिट। अब बिल्स पेबल पे कौन लिखेगा, जिसकी लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और एंटरप्राइज, द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेट। सेम वही, जैसा BR होता है वैसा ही BP होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिल लिखा जाएगा और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ मैंने बिल लिखा और जिससे मैंने गुड्स परचेज किया है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि आप इस तारीख को पेमेंट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बिल्स पेबल। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट। अब देखिए, डिस्काउंट का हिंदी मीनिंग होता है छूट, कि अगर आपको माल खरीदने पर, गुड्स परचेज करने पर आपको जो छूट मिलती है, वही क्या कहलाती है, डिस्काउंट कहलाती है। अब यहाँ पर क्या है, सच डिस्काउंट इज फर्दर क्लासिफाइड ए ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। यहाँ डिस्काउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो देख लीजिए आप, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो देखिए, कैश डिस्काउंट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट। इट इज अ रिडक्शन ऑफ द प्राइजेस ऑफ द गुड्स allowed by the seller to the buyer for buying goods of certain quantity or value. When such discount is allowed, purchase and sales are recorded in the books at their net value. देखिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, जैसे सपोज मैं मार्केट गई, मैंने 1 किलो शुगर परचेज किया, तो 1 किलो शुगर कितने का, 20 रुपीज़ का। कितने का था, 20 रुपीज़ का। तो देखिए, मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देखिए समझा देती हूँ। 1 kg शुगर जो था वो था 20 रुपीज़ का। कितने का था, 20 रुपीज़ का। मैंने बोला मुझे 100 kg शुगर चाहिए। कितना चाहिए, 100 kg शुगर चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है, हम आपको लगा देंगे 18 रुपीज़ लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 18 रुपीज़। तो शुगर मुझे कितने की पड़ी, 1800 की। जो शुगर मुझे 2000 रुपये की पड़नी थी 20 रुपये के हिसाब से, वो मुझे कितना पड़ा, 1800 रुपये का। तो ये जो 200 रुपये जो मुझे डिस्काउंट मिला है, वो क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहलाएगा, ट्रेड डिस्काउंट। फिर उसने बोला कि ठीक है, मैंने ये बोला कि मैं अब आपको 1800 रुपये हैंड टू हैंड पेमेंट कर रही हूँ, तो मुझे बदले में भी कुछ डिस्काउंट चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है, आप 1800 की जगह 1600 रुपये दे दीजिए। तो फिर मुझे 200 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो वो क्या कहलाएगा, फिर कैश डिस्काउंट। क्या कहलाएगा, कैश डिस्काउंट। तो ओवरऑल इसका मीनिंग ये हो गया, ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, मतलब जब आप एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी में जब गुड्स परचेज करते हैं, तो जो डिस्काउंट आपको दिया जाता है वो तो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट।
और जल्दी से जल्दी मनी रिसीव करने के लिए, आपका पैसा आपको वापस रिटर्न हो जाए, तो जल्दी से जल्दी मनी रिसीव करने के लिए जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट। मतलब जल्दी से जल्दी आप पेमेंट कर सकें, टाइम पर आप पेमेंट कर सकें, तो उसके लिए आपको जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। ओके, तो ये आज का हमारा सेकंड था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें आपके सारे कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और उसको आपने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड आप वीडियो को पूरा दिखाएं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सके। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। ओके, थैंक यू।